ऑडिबल है? यस मैम। ऑडिबल है। चलो गुंजन वीडियो ऑन कर लो, सार्थक वीडियो ऑन कर लो। देखो सबसे पहले अपना कितने डेज का बैच रहेगा, टाइमिंग का मैंने बता दिया, वी विल शिफ्ट टू आफ्टरनून सेशन, ठीक है। अब सबसे पहली चीज 30 से 35 डेज, इससे ज्यादा नहीं। सैटरडे को हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहा करेगा। संडे को सुबह अपनी क्या होगी, क्लास हुआ करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को कवरेज कौन कौन से चैप्टर्स की लेनी, तो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग दिस टाइम विद द कंपनी लॉ। अब होता क्या है, जब हम कंपनी लॉ की बात करते हैं तो कंपनी लॉ में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बोलते हैं वो क्या होता है, डायरेक्टर। फिर हम उसको इम्पोर्टेंट किसको बोलते हैं, मीटिंग वाला चैप्टर है उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट। फिर थर्ड चैप्टर अपना क्या होता है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन का चैप्टर होता है। ये तीन चीजों को इम्पोर्टेंट कहा जाता है। बट द फैक्ट इज ऑल्दो दिस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन ये तुम्हें पास नहीं करा सकते, ये सिर्फ 20 मार्क्स के होते हैं। अब जब हम आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते टाइम क्या होता है, हम लोग ने पहले भी देखा, चाहे वो डीटी आईडीटी कोई सी भी क्लास हो, अपने को कॉन्सेप्ट कुछ पता होता है, हम वर्डिंग्स कुछ यूज करके आते हैं और मार्क्स हमारे फिर क्या आते हैं, कुछ और ही मार्क्स आते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है ना, जो हमको पता है कि एनी हाउ 20 से 25 मार्क्स का हमारा डायरेक्टर, मीटिंग, मैनेजर, रेम्युनरेशन आएगा, फॉर श्योर आएगा। या तो डायरेक्टर का होगा क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा, डायरेक्टर का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 1 मीटिंग का होगा, और अगर मीटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है तो मैनेजर रेम्युनरेशन से तुम्हारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। इसका मतलब पेपर पैटर्न में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 101% हमेशा कौन सा होता है, या तो डायरेक्टर, या तो मीटिंग, या तो मैनेजर रेम्युनरेशन। अब इस अटेम्प्ट के लिए जो अपकमिंग अटेम्प्ट है उसमें क्या चांसेस है, क्या मैनेजर रेम्युनरेशन मेरा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी जो रीसेंट अटेम्प्ट हुआ है, जो अपना निकला है दिसंबर 2021, उसमें उन्होंने पहला ही क्वेश्चन मैनेजर रेम्युनरेशन का पूछ लिया है। तो चांसेस ऑफ रिपीटेशन ऑफ दैट सेम चैप्टर कम हो जाते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट कम हो जाता है? इंपॉर्टेंट कम नहीं होता, पर फिर से क्वेश्चन नंबर 1 मैनेजर रेम्युनरेशन से आएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार उनका फोकस पूरी तरह से ये चैप्टर था। पूरी तरह से इस चैप्टर पे इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन 1 और आगे के जो क्वेश्चन मैं भी बताते जाऊंगी, पूरा उनका फोकस ये था। मैम क्या मीटिंग से कोई क्वेश्चन आया था? इस बार मीटिंग का क्वेश्चन तुमको देखने को यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन हाँ मीटिंग चैप्टर में एक सेक्शन नंबर होता है, सेक्शन नंबर 185, उसका एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने, कितने मार्क्स का, 4 नंबर का। इसका मतलब चांसेस कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरे लिए मई के लिए अब क्या आ जाएगा, मीटिंग का आएगा, ये चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर एज यूजुअल उन्होंने क्या किया, 8 नंबर का पूछ के रखा था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर ए होता है, क्वेश्चन नंबर बी होता है, तो क्वेश्चन नंबर बी और कुछ नहीं था, डायरेक्टर के ऊपर ही उन्होंने 8 नंबर का क्या करके रखा है, क्वेश्चन पूछ के रखे। इसका मतलब जब मुझे पेपर की रीडिंग करनी होती है तो पेपर रीडिंग में मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे पता होगा 3 चैप्टर में से कोई एक ही चैप्टर के बारे में वो पूछेगा। तो व्हेन यू आर ओपनिंग द पेपर, आप जब 15 मिनट यूटिलाइज करने के ऊपर जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में देख लूं डायरेक्टर आया, मीटिंग आया, या मैनेजरियल रेम्युनरेशन आया। गुंजन शायद अभी चैप्टर्स तुम्हें नहीं भी पता हो, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो। नहीं मैम, कर रखा है सिलेबस तो मैंने। कर रखा है ना, ठीक है। हाँ, तो ओल्ड कोर्स। ये 3 चीजें तुमको क्या है, ये 3 चैप्टर्स हैं, कुछ ना कुछ एक तो मिलेगा। मतलब जैसे ही मेरे पास पेपर आया 15 मिनट में, मुझे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है। इससे एक कॉन्फिडेंस क्या आ जाता है, पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जंप करेंगे। रिक्वायरमेंट में वो तो या तो क्या बोलेगा, तुम्हें दिखते दिखते या तो सेक्शन 185 दिख जाएगा, या बोलेगा 198 के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट निकालो। मतलब कुछ ना कुछ तुमको लिंक मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा ये सेक्शंस मुझे यहाँ क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। अब इस बार का जो क्वेश्चन आया था ना, इस बार का क्वेश्चन कैसा था, हम जनरली क्या करते हैं, प्रोविजंस पूरे पढ़ के जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं प्रोविजन समझ के कि सब अच्छे से आ रहा है। अब इनका एक मीटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें था आपको क्या करना होता है, नोटिस सेंड करना होता है।
जब भी क्या होती है, मीटिंग होती है, मीटिंग का क्या करना होता है, नोटिस हमको सेंड करना होता है। अब ये कौन से मीटिंग की नोटिस की बात कर रहे थे, जब इनको क्या करना होता है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है। तो कोई भी डायरेक्टर जब प्रपोज करता है कि भाई मुझे अपॉइंट होना है, उस टाइम भी नोटिस क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास जाता है। तो अब उसमें एक ऑप्शन ये था, या तो आप क्या कर सकते हो, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में क्या दे दो, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में उस नोटिस को दे दो। अब बच्चों को ये भी पता है वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में नोटिस देना है। अगर आप एक एक इंडिविजुअल डायरेक्टर को नोटिस नहीं देना चाहते तो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में आप क्या कर सकते हो, नोटिस दे सकते हो। लेकिन उन्होंने पूछा किस पे, पूरी चीजें सेम थी, सब कुछ सेम था, पर फोकस अगर आपने इस वर्ड पे नहीं किया या इस वर्ड पे नहीं किया, उन्होंने ये पूछा था कि बताओ क्या ये मैंडेटरी है वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में देना, या फिर ऑप्शन है आपके पास कि आप चाहो तो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में दे सकते हो, और उसकी प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर तो यही थी कि वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में एक इंग्लिश लैंग्वेज में देना है, एक उसकी जो भी वहां की लैंग्वेज है उसमें देना है, और पूरा खेल था ये शेल नहीं है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, ये ऑप्शन को ले सकते हो। वाई आई एम टेलिंग दिस, ये इसलिए बता रही हूँ कि लॉ पूछने का तरीका ये नहीं है कि आपने बस समझ लिया कि हाँ भैया फर्स्ट डायरेक्टर जो है, फर्स्ट डायरेक्टर का आर्टिकल में नाम दिए होंगे, आर्टिकल में नाम नहीं दिए तो ऐसा कर लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा लॉ में। जिस तरह के तुम्हारे ऑडिट और लॉ के पेपर बन रहे, वो एंटायरली किस पे फोकस्ड है, छोटे छोटे वर्ड्स को वो लोग पिक कर रहे, कहाँ में है कहाँ शैल है, तब जाके क्या कर सकते हो, तुम क्लियरिटी पे आ सकते हो, 40 के ऊपर तभी पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले जब लॉ तुम लोग पढ़ रहे होगे, वेदर यू विल ज्वाइन और नॉट, पर ये ध्यान रखना तुम्हें छोटे छोटे वर्ड्स पे फोकस करना है, बड़ी चीजें याद रहेंगी। वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर हर बच्चे को वहां पे याद था कि हाँ भैया कुछ ऑप्शन है। कंफ्यूजन का हुआ, ये मैंडेटरी है या फिर ये क्या है, मैंडेटरी नहीं है, कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हुआ था। ऐसे ही इन्होंने और भी क्वेश्चन पूछे, इसने एनसीएलटी से रिलेटेड एक चैप्टर है, एनसीएलटी का भी क्वेश्चन पूछा। अब एनसीएलटी के लिए एक है ना प्रोविजंस दे के रखे हैं, वो प्रोविजन ये है कि ये बोलते हैं कि एनसीएलटी चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी क्या कर सकती है, हेल्प मांग सकती है कि भाई हमको क्या है, मैजिस्ट्रेट दिया है वहां पे, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिया है, कि इनसे ये लोग हेल्प मांग सकते हैं। तो अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि एनसीएलटी क्या इन लोगों से हेल्प मांग सकते हैं कि नहीं, इनका क्वेश्चन ये था कि इसने अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हेल्प मांगी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए क्या कंपलसरी है इनको हेल्प करना, कि उसके पास चॉइस है कि वो हेल्प करेगा एनसीएलटी को या हेल्प नहीं करेगा। अब ये चीज फिर से किस पे फोकस चले गया, शेल या मे पे। तो वहां पे एनसीएलटी में लिखा है जब भी एनसीएलटी हेल्प मांगना चाहती, मतलब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में हेल्प बोल रही हूँ, वहां पे असिस्टेंस है लिखा हुआ, तो बोलते जब भी एनसीएलटी को असिस्टेंस चाहिए होता है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, तो वहां पे भी वर्ड शेल लिखा हुआ है, वहां पे शेल है कि कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन इन्होंने थ्रो किया कि सपोज करो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हेल्प नहीं करनी तो क्या वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है। अब ऐसी चीजें कहीं नहीं लिख के रखी है, पर ये पूरा पूरा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। पहला फिर से शेल और मे का दूसरा क्वेश्चन तुम पे पुट कर रही हूँ, जो अभी अभी कब आया है, दिसंबर 2021 के पेपर में क्वेश्चन शेल में पे थे, क्वेश्चन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे थे। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन करके एक चैप्टर है जो बड़ा सबसे इजी, तो यही माना जाता है कि भैया आर्बिट्रेशन कंसिलेशन सबसे इजी चैप्टर है, और उसमें से भी उन्होंने लॉजिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिसको तुमको तसल्ली से पढ़ना जरूरी है। आईबीसी चैप्टर माना जाता था कि ज्यादा नहीं, नॉर्मल कभी कभी 9 मार्क्स का आता है, पर इस बार आईबीसी तो पता है 9 नंबर का आना है, लेकिन आईबीसी के भी इतने इंटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं कि एक्चुअल में अगर आपने तसल्ली से रीडिंग नहीं की होगी ना लॉ की, यू वोंट बी एबल टू फाइंड योरसेल्फ कंफर्टेबल विद द पेपर ऑफ लॉ। तो सबसे पहली चीज, लॉ प्रिपेयर करने के लिए रीडिंग हैबिट जनरेट कर लो। अगर आप सिर्फ सुन के जा रहे हो, तो मैं खुद यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर पेपर फिर इस लेवल का बना तो अपने आप को फिर 6 महीने के अटेम्प्ट में तुम खुद ही पाओगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, रीडिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, सरफेसाई चला गया, सिकरा चला गया,
अब उसका उनको क्या करना था, कहीं ना कहीं वो मार्क्स तो इधर उधर देने थे, तो इन्होंने कहीं नहीं सेबी एक्ट 1992 के क्या कर दिया, वेटेज बढ़ा दिया। तो सेबी एक्ट जो हमें लगता था कि क्या आएगा उसके अंदर से, सिर्फ पेनल्टी तो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पेनल्टी नहीं, उन्होंने उसके कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर भी केस स्टडी बना के पूछा है कि बताओ कंपोजिशन सही है नहीं है, और बहुत सारे ऐसे वैरायटी के लोग दिए थे कि बताओ क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो प्लेन रीडिंग ऑफ लॉ हेल्प नहीं करेगा, लॉजिकली इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहली रीडिंग इंपॉर्टेंट है, और दूसरी प्लेन रीडिंग कुछ भी काम नहीं करेगी। तीसरा, लिखते हुए तुम्हारे हाथ रुकेंगे ही रुकेंगे अगर तुमने एक बार भी प्रोविजन को खुद से लिख के नहीं देखा है। तो थर्ड चीज, किसी भी प्रोविजन को जब मैं समझा दूं, मैं तुम्हें रीडिंग का टाइम यहाँ नहीं दूंगी, अदरवाइज बैच विल डेफिनेटली एक्सटेंड। और ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जब जब मैंने रीडिंग टाइम दिया अननेसेसरी बैच टाइम क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ है। मैं आज तुमको 10 अगर सेक्शन पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें वो 10 सेक्शन रीड करके लिख रखना है और लिख के रखना है। लिखने के बाद मैं चेक करके बताऊंगी कि तुमने इसमें क्या क्या गलत करके रखा है, जो एग्जाम में ऐसा नहीं ऐसा लिखा जाना चाहिए। तो पूरा फोकस लिखने पे होगा। सार्थक, सबसे पहले तुमको बोल रही हूँ, लिखना है, ठीक है। इस बार ये नहीं चलेगा कि नहीं ठीक है थोड़ा बहुत लिख के काम हो गया, वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं पहले डायरेक्टर चैप्टर के साथ ही। डायरेक्टर चैप्टर बीइंग इम्पोर्टेंट, हम पहले डायरेक्टर, मीटिंग और मैनेजर रेम्युनरेशन, ये 3 पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सारे छोटे 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 ही चैप्टर हैं, फिर हम उस पे जाएंगे। इकोनॉमिक लॉ जो है, इकोनॉमिक लॉ बार बार रिवाइज करना जरूरी है। उसमें फिक्रा का भी क्वेश्चन, फिक्रा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करके एक एक्ट है यहाँ पे, उसके भी इन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जो तुम्हें इजी लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने वहां पे रिलेटेड पार्टी के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछ लिया और बच्चे वहां पे समझ नहीं पाए कि ब्रदर को अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या होगा, ब्रदर को कैश भेज रहे हैं तो क्या होगा। तो वहां पे मिक्सिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट भी मिलेगा लॉ के अंदर। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? जाते हैं अपन किस पे, डायरेक्टर चैप्टर पे। तो तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए मुनीश भंडारी, पहली चीज। और क्वेश्चन बैंक रवि अग्रवाल सर है, रवि अग्रवाल सर का क्वेश्चन बैंक हम पूरी तरह से क्या करेंगे, रेफर करेंगे। और एडजस्टमेंट शीट मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगी, जो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट शीट होगी। स्टार्ट करते हैं अपन पहले डायरेक्टर से। चलो, अब सबसे पहले बात किसकी हो रही है, डायरेक्टर की। अब यहाँ पे डायरेक्टर लिखा है, कहाँ पे, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा होता है, क्लॉज लिखा होता है। जो बच्चे लिख के आते हैं, बच्चे क्या लिख के आते हैं, सब सेक्शन 34। पहली गलती यही होती है कि सेक्शन नंबर 2 एंड यहाँ पे क्या है, सेक्शन नंबर 2 के साथ क्लॉज लिखा हुआ है, क्लॉज 34 है, इट इज नॉट सबसेक्शन। क्लॉज 34 सेक्शन नंबर 2 में डायरेक्टर की तुमको डेफिनेशन दे के रखी। अब बोलते सपोज करो क्या है, ये हमारी एक कंपनी है, ये क्या है, मेरी कंपनी। गुंजन अभी बुक मत खोलो, अभी पूरा समझ लो, फिर मैं तुम्हें बताती जाऊंगी। बोलते ये क्या है, कंपनी। अब कंपनी कोई ओरिजिनल पर्सन तो नहीं है, कंपनी क्या है हमारा, आर्टिफिशियल पर्सन। तो बोलते कंपनी ओरिजिनल पर्सन नहीं है, डन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सपोज करो कंपनी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस में इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फ्रॉड। लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड के लिए ये पकड़ा भी गई, ये कंपनी क्या हो गई, फ्रॉड के लिए पकड़ा भी गई। लेकिन जब मैं इस कंपनी को फ्रॉड के पर्सपेक्टिव के लिए क्या करूंगी, रिस्पॉन्सिबल करना चाहूंगी, तो ये कंपनी तो क्या है, कंपनी तो आर्टिफिशियल है। कंपनी आर्टिफिशियल है मतलब जेल में मैं किसी कंपनी को तो नहीं भेज सकती।
तो यहाँ पे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं भले ये कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल है, लेकिन इस कंपनी पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज तो डालनी पड़ेगी, किसी को तो अकाउंटेबल करना ही पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1, मुझे क्या करना है, किसी को अकाउंटेबल करना है। तो अगर मुझे किसी को अकाउंटेबल करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि मैं उससे अगर कोई वो गलती करे तो उसको जेल भेज सकूं। तो रीजन क्यों डायरेक्टर चाहिए किसी कंपनी में, पहली चीज किसी को अकाउंटेबल करना है तो आपको क्या चाहिए, डायरेक्टर चाहिए होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई कंपनी है, अब सपोज करो ये मेरी कंपनी है, अगेन ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये आर्टिफिशियल है, और जहां तक मुझे पता है कि आर्टिफिशियल लोगों के पास ब्रेन नहीं होता है, कोई दिमाग नहीं है, तो कंपनी कैसे स्ट्रेटेजी फॉर्म करेगी, कंपनी को कौन से नए प्रोडक्ट लाने, कब किसी प्रोडक्ट को बंद करना है, कब किसी सर्विस को बंद करना है, एक्सपांड करना है, कैसे सोचेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन तो सोच ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कौन चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कोई पर्सन अगेन चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ब्रेन ऑफ कंपनी कौन बनेगा, सेकेंड रीजन, कोई तो होना चाहिए एज अ ब्रेन ऑफ कंपनी। तो ब्रेन ऑफ कंपनी के लिए मुझे क्या चाहिए, अगेन ए पर्सन चाहिए। तो ये क्या है, 2 रीजन। फिर बोलते हैं कंपनी है, लेकिन कंपनी भले ही आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी के ऊपर एक एक्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी है, कंपनी आर्टिफिशियल है, लेकिन कंपनी के ऊपर एक एक्ट लगता है और उस एक्ट का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। मतलब स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट इस कंपनी पे लगती है, और ये एक्ट ही बोलता है कि एक कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट होने चाहिए। तो तीसरा रीजन क्यों मुझे कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, और स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट बोलती है कि कंपनी में क्या होना चाहिए, डायरेक्टर। तो मेरा पॉइंट नंबर 1, क्यों कंपनी में डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि कोई तो पर्सन हो जिसको अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल करे, कोई तो हो जो दिमाग चला पाए कंपनी में, कोई तो हो जो स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पूरे करे, और स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफिस में खुद ही बोलती है कि भैया डायरेक्टर चाहिए। अब मैम आपने बात की अकाउंटेबल होने की, और आप बोल रहे हो कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो डायरेक्टर अपने आप में एक पार्टनरशिप फर्म भी तो हो सकती है। डायरेक्टर आप बोल रहे हो तो पर्सन क्या होता है, पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब तो हमने इनकम टैक्स में भी देखा है कि पर्सन मतलब बहुत सारे पर्सन होते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, एओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन हो, पर्सन तो बहुत सारे होते हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म को ही आप क्या कर लो, डायरेक्टर बना लो। चलो पार्टनरशिप फर्म को नहीं बनाना, किसी एओपी बीओआई को डायरेक्टर बना लो, उसको नहीं बनाना, किसी और कंपनी के साथ ही क्या कर लो, कंपनी को ही बोलो हमारे अंदर डायरेक्टर बन जाए। तो यहाँ पे बोला है चलो तुम्हारी बात मान के हम क्या करते हैं, एक बार के लिए एक पार्टनरशिप फर्म को मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टर बना देती हूँ। अब क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स है, सपोज करो 5 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। इन 5 पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर ने क्या किया, फ्रॉड किया, पकड़ा गई पार्टनरशिप फर्म, कंपनी पकड़ा गई, कंपनी के साथ पार्टनरशिप फर्म पकड़ा गई। अब मैं इन 5 पार्टनर्स में से किसको अकाउंटेबल करूंगी, सबको तो जानबूझ के कर नहीं सकते, कोई होगा नेग्लिजेंट जिसको पता ही नहीं है कि ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, तो तुम सबको तो यहाँ अकाउंटेबल कर नहीं पाओगे। मैम एओपी है, तो एओपी भी क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों का क्या है, ग्रुप है, उसमें भी अगर क्या है, अगर एक एओपी भी डायरेक्टर बन गया तो भी मैं किसी एक को क्या नहीं कर सकती, अकाउंटेबल नहीं कर सकती, क्योंकि ये अपने आप में एक लीगल स्टेटस है। पार्टनरशिप फर्म क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मैं पूरे को ही क्या करना पड़ेगा, अकाउंटेबल करना पड़ेगा, भले ही किसी ने 5 पार्टनर में से 2 बिल्कुल कैसे थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, बट बीइंग द स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म मुझे उसको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। तो बोलते ऐसा नहीं चलेगा, हम किसी निर्दोष को क्या नहीं कर सकते, अकाउंटेबल नहीं कर सकते, और कंपनी में भी ऐसा नहीं हो सकता, कंपनी तो खुद ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बोलते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं डायरेक्टर ऑलवेज क्या होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन ही होना चाहिए।
डायरेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, एक इंडिविजुअल पर्सन ही होना चाहिए। तो पहला मेरा पॉइंट था कि क्यों कंपनी को डायरेक्टर्स चाहिए, क्योंकि किसी को अकाउंटेबल करना है। दूसरा, कोई तो होगा जो ब्रेन वगैरह चलाएगा, दिमाग चलाएगा। और तीसरा, स्टेच्यूटरी लिमिट्स खुद किसने बता के रखी है, हमारी कंपनीज एक्ट ने बताई है कि डायरेक्टर चाहिए। फिर मैम डायरेक्टर कौन होना चाहिए, तो कौन होना चाहिए ये बोलता है कि डायरेक्टर हमेशा क्या होता है, एक इंडिविजुअल ही होना चाहिए। तो 2 पॉइंट पहले समझ में है कि डायरेक्टर क्यों इंडिविजुअल होना चाहिए और क्यों डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी में। इन 2 पॉइंट्स में कोई डाउट है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। मैम एक और रीजन बताओ कि भाई क्यों ऐसा है कि हमारा जो कंपनी है, कंपनी में एक रीजन और बताओ कि क्यों हमारी कंपनी में इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, और सुन लो क्यों कंपनी में इंडिविजुअल ही डायरेक्टर होना चाहिए, और इस पे भी क्वेश्चन है। तो इस पॉइंट को ज्यादा ध्यान से सुनना। बोलते हैं कि मैम ये पर्सन कौन है, मैंने कहा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या है, हमारा डायरेक्टर है। बोलते हैं कि एक कंपनी के लिए, ये है रही हमारी एक कंपनी, एक कंपनी के लिए जो डायरेक्टर है ना, वो एज अ एजेंट काम करता है। कंपनी के लिए डायरेक्टर कैसे काम करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट का काम भी क्या है, तुम देखो कौन से कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं करने, तुम देख लो कि किसको सेल करना है प्रोडक्ट, किसको सेल नहीं करना। तो बोलते हैं डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे एक एजेंट की तरह काम करता है। तो एजेंट हमेशा कौन होता है, इंडिविजुअल ही क्या होता है, एजेंट होता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्टर कंपनी के लिए एजेंट की तरह काम करता है, तो हमारा एजेंट क्या होता है, हमेशा एक इंडिविजुअल ही एजेंट होता है। तो इसीलिए भी क्या चाहिए हमको, डायरेक्टर हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन ही अपॉइंट होता है। अब मैम इस पे क्वेश्चन क्या आया, इस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ के रखा है, यहाँ नहीं है, आगे छोटे से कॉन्सेप्ट को इन्होंने आगे यूज करके रखा। बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हमारे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और एक होता है शेयर होल्डर। देखो भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट करते हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन क्या होते हैं, मैनेजमेंट करने वाले। शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर होते हैं। कंपनी भले ही शेयर होल्डर्स की है, कंपनी भले ही क्या है, शेयर होल्डर्स की है, उसे चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। तो सपोज करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया। क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स क्या है, शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। वो क्या बोल रहे हैं, मैनर बता रहे हैं कि तुम्हें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और तुम्हें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कौन बता रहा है, शेयर होल्डर्स किसको बता रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो यहाँ पे आंसर में यही लाइन लिखी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के एजेंट नहीं है, वो कंपनी के एजेंट है। तो कंपनी के एजेंट की तरह वो काम करेंगे, वो शेयर होल्डर्स के बिल्कुल भी एजेंट नहीं है। तो शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है कि वो बताए कि किस मैनर में या किस तरह से उन्हें कोई भी काम करना होगा। तो यहाँ पे कंपनी कैसे बताएगी मैम, कंपनी के लिए क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 है जो कंपनी के बिहाफ पे बोलता है कि डायरेक्टर्स तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी बोल सकती है, शेयर होल्डर्स नहीं बता सकते कि भाई डायरेक्टर ऐसा काम कर ले वैसा काम कर ले, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के एजेंट नहीं होते हैं। तो अभी 3 पॉइंट मैंने कवर किए कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर क्यों चाहिए। अभी पढ़ा अपन ने, इसलिए चाहिए क्योंकि किसी को तो अकाउंटेबल करे, कोई तो दिमाग चलाएगा, और दिमाग चलाने वाले कौन होंगे, पर्सन होंगे। और स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट ही बोलती है कि क्या होना चाहिए, स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट ही बोलता है कि क्या होना चाहिए, कंपनी में डायरेक्टर होने चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन था मैम डायरेक्टर कौन होता है। डायरेक्टर पार्टनरशिप फर्म या कोई और पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि आप फिर अकाउंटेबल कैसे करोगे किसी पर्टिकुलर को। इसलिए हमेशा एक इंडिविजुअल ही क्या होना चाहिए, आपका डायरेक्टर होना चाहिए।
दूसरा रीजन क्या है मैम कि इंडिविजुअली डायरेक्टर होना चाहिए? दूसरा रीजन ये है कि डायरेक्टर कंपनी के लिए एजेंट की तरह काम करता है, तो एजेंट हमेशा मेरा एक इंडिविजुअल ही हो सकता है, इसीलिए इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बनता है। फिर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, कोई प्रपोजल आया था, शेयर होल्डर्स उन्हें बता रहे नहीं भैया इन्वेस्टमेंट कर लो, इस मैनर में कर लो, इस तरह से बिजनेस करो, तो शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है कि वो बताएं कि किस तरह से बिजनेस करना है, क्योंकि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी का एजेंट है, वो शेयर होल्डर्स का एजेंट नहीं होता है। अब इस एजेंट के रिस्पेक्ट में एक और क्वेश्चन आया। अब वो क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि देखो आपने ही बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, एजेंट है किसका, कंपनी का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके एजेंट है, कंपनी के एजेंट है, ऐसा आपने बताया, ठीक है। तो अब बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कंपनी के एजेंट है, सपोज करो इस एजेंट ने कंपनी के लिए क्या किया, एक एक्सपेंस किया, इस एजेंट ने क्या किया, कंपनी के लिए जाके एक खर्चा किया। अब वो खर्चा क्या है, इसने किसी को क्या दी, ब्राइब दी, रिश्वत दी कि भैया हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या होगा, दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा। उसने क्या दिया, एक्सपेंस किया कंपनी के बिहाफ पे, और कंपनी के बिहाफ पे जो एक्सपेंस किया वो क्या था, रिश्वत देना, ब्राइबरी की, कि भाई तुम मेरे साथ क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो हमारी कंपनी के साथ। अब क्या हुआ, ये जो एजेंट है, ये एजेंट कंपनी से क्या कर रहा है, रीइंबर्समेंट क्लेम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंपनी से रीइंबर्समेंट क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। रीइंबर्समेंट किस चीज का क्लेम कर रहा है, जो एक्सपेंसेस उसने किए तो उसका क्या कर रहा है, रीइंबर्समेंट क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। अब क्या वो रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है ऐसे एक्सपेंस का जो लीगल नहीं है? ब्राइब देना एक लीगल एक्सपेंस नहीं होता है, इलीगल एक्सपेंस होता है। अब जब इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअल में ये पॉइंट कि ये एक इलीगल एक्सपेंस है और एक एजेंट इलीगल एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकता, ये एजेंट की उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा, पर ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से तुमको बताना था कि एजेंट अगर लीगल कोई एक्सपेंस करता है कंपनी के लिए तो वो रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है, लेकिन हमारा अगर एजेंट कोई इलीगल एक्सपेंसेस करेगा तो वो क्या क्लेम नहीं कर सकता, वो कोई भी रीइंबर्समेंट क्लेम नहीं कर सकता है। ऐसा किसने बोल के रखा है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट में इस चीज पे भी क्वेश्चन है। तो हमने दो चीजें की, एजेंट के दो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब जो पहला मेरा क्वेश्चन था शेयर होल्डर्स बता रहे तरीके, वो कहाँ दिया है, वो मीटिंग चैप्टर में दिया है। तो आर यू गेटिंग, जरूरी नहीं है कि एजेंट का कॉन्सेप्ट जो तुमने यहाँ पढ़ा उसका क्वेश्चन इसी में मिलेगा, उसका क्वेश्चन तुमको कहीं पे भी चैप्टर में मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1 था डायरेक्टर क्यों चाहिए, पॉइंट नंबर 2 था कि डायरेक्टर होना कौन चाहिए, तो हमने सीखा इंडिविजुअल। मैम इंडिविजुअल ही क्यों, क्योंकि अकाउंटेबल करना है, और इंडिविजुअल इसलिए क्योंकि एजेंट एक इंडिविजुअल ही होता है और डायरेक्टर मेरी कंपनी का एजेंट होता है। फिर इसके बाद दो क्वेश्चन कर लिए, शेयर होल्डर नहीं बता सकते तरीके क्योंकि एजेंट कंपनी का है, ये शेयर होल्डर का एजेंट नहीं है। और पॉइंट नंबर 2 कि एजेंट सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, एजेंट इलीगल एक्सपेंसेस को क्या नहीं कर सकता, रीइंबर्समेंट क्लेम नहीं कर सकता है। अब आते हैं हम आगे, बोलते मैम ये डायरेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो, तो एक चीज बताओ, डायरेक्टर के कैसे पता चलेगा किसी पर्सन को हमको डायरेक्टर बनाना है? तो मैंने बोला सबसे पहले अगर कोई पर्सन आ रहा है, ये रहा वो पर्सन जो आ रहा है तुम्हारे पास और बोल रहा है मुझे क्या बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो सबसे पहले चेक करो, पहली ही कंडीशन, क्या ये इंडिविजुअल है? अगर ये पर्सन इंडिविजुअल है बस, उसके आगे क्या चेक करोगे, उसके आगे मैम क्या ये रेसिडेंट होना जरूरी नहीं, एक डायरेक्टर रेसिडेंट पर्सन भी हो सकता है, एक डायरेक्टर नॉन रेसिडेंट पर्सन भी हो सकता है। मैम ये आपको कैसे पता चला एक नॉन रेसिडेंट पर्सन भी डायरेक्टर हो सकता है? क्योंकि जब तुम रेसिडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन करोगे तो रेसिडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है, उसमें लिखा है एवरी पर्सन को एटलीस्ट एक रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है। वहां पे क्या लिखा है हमको, एवरी कंपनी टू अपॉइंट एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर, और एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक तो चाहिए।
एक से ज्यादा भी हो सकते, तो बाकी के बच्चे कौन हुए, नॉन रेसिडेंट भी क्या हो सकते हैं, तुम्हारे डायरेक्टर बन सकते हैं। गुंजन यहाँ पे समझ में आई तुमको ये बात? तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चला नॉन रेसिडेंट, क्योंकि लिखा है एवरी कंपनी टू अपॉइंट एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर। फिर मैम कोई एज क्राइटेरिया, तो देखो सुनो, कंपनी एक्ट में कहीं पे भी एज क्राइटेरिया नहीं दिया है। कंपनी एक्ट कहीं नहीं बोलता कि एक 5 साल का बच्चा डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो फिर कैसे पता चल रहा है मैम कि एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डिन के लिए अप्लाई करते हो तो डिन अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 18 की एज आपकी क्या होनी चाहिए। आप डिन क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी उम्र 18 नहीं है, क्योंकि आपके पास पैन कार्ड ही नहीं आएगा तब तक, और पैन कार्ड भी नहीं है तो आप कहाँ नहीं आ सकते, डिन के लिए नहीं आ सकते। मैम डिन का क्या काम यहाँ पे, अगर आपको एक डायरेक्टर बनना है तो कंपलसरी मैंडेटरी आपके पास क्या होना चाहिए, डिन होना चाहिए, और अगर आपके पास डिन नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसका मतलब डायरेक्टली कंपनी एक्ट ने कोई एज लिमिट नहीं दी है, इनडायरेक्टली डिन से उसकी एज लिमिट आ रही है कि अगर आपको डिन चाहिए तो 18 की उम्र होना जरूरी है, और अगर आपकी 18 की उम्र नहीं है तो डिन नहीं है, और डिन नहीं है तो आप क्या नहीं बन सकते, डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो डायरेक्टर इंडिविजुअल होता है, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। कंपनी एक्ट ने कोई एज लिमिट नहीं बताई है, एज लिमिट डिन के एप्लीकेशन से आती है कि डिन के एप्लीकेशन के लिए 18 की एज होना जरूरी है, तो जब तक डिन नहीं होगा आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। अब जाके स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 2, और उसमें क्लॉज नंबर 34 क्या बोलता है, उसका क्लॉज नंबर 34 बोलता है डायरेक्टर का मतलब। अब वो समझा रहा है हमको डायरेक्टर का मतलब, अभी बेस कर लिया हमने कि डायरेक्टर एजेंट होता है, ये होता है वो होता है। अब हम एक्चुअल में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 34 में डायरेक्टर के मतलब को समझने जाएंगे। तो अब ये जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 34 ही लिख के आना, जल्दबाजी में सब सेक्शन 34 कर देते हो, वही पूरी बात गलत हो गई, क्योंकि अगर तुमने सेक्शन गलत कोट किया है तो वो आगे पढ़ने वाले नहीं है। तो तुम्हारा भले ही पूरा आंसर सही लिखा होगा, तुमने सेक्शन गलत कोट कर दिया तो 0 नंबर आएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि ऐसी गलती मत करना। नहीं आता सेक्शन, रेलिवेंट सेक्शन लिख के आ जाना, लेकिन गलत कोट करके मत आना। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 34। सेक्शन 2 क्लॉज 34 कहता है डायरेक्टर मीन्स, उसकी वर्डिंग ही कहां से स्टार्ट होती है, उसमें लिखा है डायरेक्टर मीन्स। Director means a director appointed to board of a company। अब बहुत फोकस इधर और ध्यान इधर, दिखने में क्या दिख रहा है, डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जिसको कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट कर लिया जाएगा बस। पर इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले अभी तक तो अपन ने किसको समझा कि डायरेक्टर इंडिविजुअल होना चाहिए, डायरेक्टर एजेंट होता है, अभी उसी को समझा, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, एज लिमिट का मतलब नहीं है। तो अभी सिर्फ इस डायरेक्टर वर्ड पे अपन ने क्या किया है, तार खोले। अब दूसरा, डायरेक्टर के आगे वर्ड क्या लिखा है, डायरेक्टर मीन्स। अब ये मीन वर्ड का मतलब क्या है, तो किसी भी डेफिनेशन में, दुनिया भर की किसी भी डेफिनेशन में अगर तुमको क्या वर्ड दिखेगा, मीन, इसका मतलब ये कौन सी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव मतलब जो लिखा है डेफिनेशन में बस वही इसका मतलब है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। और अगर डेफिनेशन में मीन्स की जगह तुमको लिखा हुआ मिले इंक्लूड, इसका मतलब इसके जैसे सिमिलर सारी चीजें हम क्या करते जाएंगे, इंक्लूड करते जाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, मीन। मीन का मतलब जो मैंने लिखा है वही इसका मतलब होगा, इसके अलावा कोई मतलब नहीं होगा। मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। ये कौन सी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव, कुछ और चीज इसमें इंक्लूड नहीं हो सकती।
और अगर इसकी जगह इंक्लूड लिखा होता तो सिमिलर नेचर की सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड करते। क्या ये बात समझ में आई मीन का मतलब? अब अपन चलते हैं, ये बोल रहा है डायरेक्टर मीन्स, मतलब जो ये बोलेगा डायरेक्टर वही होगा। अब वर्ड का मतलब अ डायरेक्टर। अब अ का मतलब तुम क्या समझते हो मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अ? मीन्स एक डायरेक्टर, कोई मतलब कोई एक डायरेक्टर। गुंजन? मैम दिख तो एक रहा है पर इसका मतलब कुछ और इंटरप्रेट होता है। नहीं, वो तो तभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा, पर तुम्हारे वो याद नहीं आ रहा, वो क्लिक नहीं हो रहा, कुछ और बताया था। देखो, अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, ये अ मतलब एक कंपनी नहीं है। यहाँ पे पूरे लॉ में जहाँ पे अ लिखा हो उसका मतलब होता है सीधा सिंपल एवरी। इसका मतलब क्या है? एवरी। एवरी डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी। लिखोगे लेकिन उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? हर एक डायरेक्टर हर एक कंपनी का, क्योंकि कंपनीज एक्ट हर एक कंपनी पे लगता है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी, बॉडी कॉर्पोरेट पे भी क्या होता है? कंपनीज एक्ट लगता है। और बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होती है, उसको अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के जब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आएगी, पर अभी के लिए समझो सारी कंपनीज पे लगता है। तो ये अ का मतलब क्या है? एवरी। तो बोलता है एवरी, अभी के लिए मैं पढ़ने में इसको एवरी ही पढ़ लूं, ठीक है? तो बोलता है एवरी डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब समझा दिया, इंडिविजुअल पर्सन। एवरी इंडिविजुअल पर्सन जिसे क्या करना होगा? अपॉइंट करना होगा। अगर आप किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर रहे तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों मैम? क्योंकि क्या लिखा है? जो हमने कहा है उसका मतलब वही होगा। तो आपको डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, और अगर आप डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो तभी वो डायरेक्टर डायरेक्टर है, अदरवाइज डायरेक्टर नहीं है। मैम मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, या फिर कोई और कोई कंपनी है, मैं वहां पे जाती हूँ, एक बार गई, थोड़ा बहुत कुछ डिस्कशन चल रहा था, मैंने बता दिया अरे इसकी जगह ऐसा कर लो, उनको पसंद आ गया। उन्होंने बोला आगे से आप क्या करना, सारे सजेशन हमको देते रहना, जो भी चीजें आएंगी हम आपसे सजेशन ले लेंगे। उन्होंने मुझसे सजेशन लिए, हर बार सजेशन लेते, स्ट्रेटेजी वगैरह सब में सजेशन लेते। अब देखा जाए तो मेरे सजेशन पे ही कंपनी चल रही है। आई एम डीम्ड डायरेक्टर, मैं क्या हूँ? डीम्ड डायरेक्टर। मेरे सजेशन पे शेडो डायरेक्टर हूं मैं, मेरे ऊपर मेरे हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। पर यहाँ पे मुझे अपॉइंट किया क्या एज अ डायरेक्टर? नहीं किया। तो कंपनीज एक्ट बोलता है, पहले का कंपनीज एक्ट 1956 डीम्ड डायरेक्टर इंक्लूड करता था। अब बोलते हैं जब तक तुम अपॉइंट नहीं कर लिए जाओगे तुम डायरेक्टर नहीं हो कंपनी के, तो अपॉइंटमेंट इज नेसेसरी। अब मैम अपॉइंटमेंट क्या होता है? तो अपॉइंटमेंट का मतलब ये है, सबसे पहले सामने वाले से क्या लो, एक कंसेंट ले लो कि भाई तुमको डायरेक्टर बनना है। कंसेंट लेने के बाद एक क्या करो, रिजोल्यूशन पास करो। रिजोल्यूशन कौन पास करेगा? तुम्हारे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पूछ लिया भाई तेरे को डायरेक्टर बनना है, हाँ बनना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज कर दिया कि इस बंदे को क्या बनना है? डायरेक्टर। तो रिजोल्यूशन कौन पास करता है? शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास करेंगे कि हमको इनको डायरेक्टर बनाना है या नहीं बनाना। और फिर तीसरी चीज, जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं उसे ऑफिस अज्यूम करना ही पड़ेगा, उसे ऑफिस आके काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस ठीक है कभी आ जाऊं कभी नहीं आऊं, ऐसा नहीं चलता है। तो सबसे पहले डायरेक्टर का मीनिंग था, मीन्स जो यहाँ पे लिखा है, मीन्स का अपने आप में क्या था? यहाँ पे एक मीनिंग था। फिर अ जो यहाँ पे लिखा है, अ का मीनिंग था कि अ डायरेक्टर मतलब एवरी डायरेक्टर। अब अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले तीन चीजें चाहिए, कंसेंट लो उसकी, रिजोल्यूशन पास होगा, कंसेंट होगी, रिजोल्यूशन पास होगा, और उसे क्या करना है? अज्यूम करना होगा। किस चीज को अज्यूम करना होगा? ऑफिस को अज्यूम करना होगा। अगर ये तीनों चीजें होती है, मैम इसका कोई लॉजिक है कि क्रोनोलॉजी पहले रिजोल्यूशन फिर कंसेंट? नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले आप रिजोल्यूशन पास कर दो, उससे कंसेंट ले लो भाई तेरे को बनना है,
फिर उसको बोलो कि ऑफिस तेरे को अज्यूम करना पड़ेगा। ये नहीं करना तो पहले कंसेंट ले लो, फिर रिजोल्यूशन पास करो और उसका ऑफिस अज्यूम करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, वो मैं पहले से जैसे वहां काम कर रही थी, उन्होंने बोला था ना आप डिसीजन लेते जाना, हमको बताना, तो कहीं ना कहीं ऑफिस तो मैं ऑलरेडी अज्यूम कर चुकी हूँ। फिर 6-7 महीने हो गए मुझसे सजेशन लेते रहते, एक ने आके पूछ लिया आप डायरेक्टर बनोगे क्या, मैंने कंसेंट दे दी, और फिर क्या हुआ, रिजोल्यूशन पास करेंगे। तो मतलब क्रोनोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये तीनों चीजें होंगी तब बोला जाता है कि ये क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है। तो हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट होना पड़ेगा। अब लिखा है टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम बनती है, ग्रुप बनता है, उनके इसमें इसको बोला जाएगा तुम इस टीम में हो, इस टीम में तुम अपॉइंट होते हो। और अ कंपनी का मतलब क्या है, हर एक कंपनी में हर एक डायरेक्टर को हमें क्या करना है, अपॉइंट करना है। तो ये क्या है, क्लॉज 234 सेक्शन नंबर 2, इसका क्या है, पूरा जो लिंकेज है। सबसे पहले तो यही सीखा डायरेक्टर कौन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर का जो क्लॉज 34 है उसको समझा कि उसमें मीन का मतलब क्या है, उसमें अ का मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट में 3 चीजें क्या होनी चाहिए, और यहाँ पे फिर ये बोलता है कि भाई अब तुम डायरेक्टर हो। इसके बाद एक डेफिनेशन और बताइए, फिर तुम लिखना इन सारी चीजों को कि क्या क्या पढ़ा है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के मुझे पीडीएफ देना, फिर मैं चेक करूंगी। फिर बोलता है कि इसके बाद बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी तो फिर कोई डेफिनेशन होगी। आपने कहा कि डायरेक्टर को बोर्ड में क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, तो बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है, फिर से सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 10 में दिया है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर जो आपका 10 है वो किसके बारे में बोलता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है, कलेक्टिव बॉडी है किसकी, डायरेक्टर्स की। कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है, साथ में सब बस ऐसा ही इतना मतलब है, नहीं, इसका ऐसा ही मतलब नहीं है, इसको भी अब क्या करो ध्यान से सुनो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिव बॉडी, पूरा की पूरा लॉजिक यहाँ है मैम, ये कलेक्टिव क्या होता है, कलेक्टिव मतलब जब डिसीजन लेंगे मिलजुल के सबकी रजामंदी से एक डिसीजन आता है, उससे बोलते हैं कलेक्टिव। 15 डायरेक्टर है मेरी कंपनी में, और जब भी डिसीजन लिया जाता है मेजॉरिटी पे डिसीजन होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी बेसिस पे क्या होता है, डिसीजन होता है। अब सपोज करो यहाँ पे बोल रहे हैं कलेक्टिव रहना मतलब मिलजुल के तुमको क्या करना है, कंपनी में काम चलाना है, ऐसे आपस में मत लड़ते रहना। तो सपोज करो मेरी कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, अभी के लिए मैं ले लेती हूँ 7 डायरेक्टर है मेरी कंपनी में। ये हो गए मेरे कितने, 7 डायरेक्टर मेरी कंपनी के। तो मुझे क्या बोला है, कंपनी में डायरेक्टर्स कलेक्टिव बॉडी होता है, कलेक्टिव मतलब एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हुए करते हैं, आपस में नहीं लड़ते। पर सपोज करो मैम ये दोनों को डिसीजन अच्छा ही नहीं लग रहा, हर डिसीजन में लड़ते हैं, हर डिसीजन में क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। तो अगर डायरेक्टर्स में आपस में ही डिस्प्यूट चल रहा है तो वो कलेक्टिव बॉडी नहीं है। तो जब डायरेक्टर्स में आपस में ही डिस्प्यूट चलता है वो कलेक्टिव बॉडी नहीं होते। तो एक और चैप्टर आता है तुम्हारा, दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। यहाँ किस चीज की बारी चालू हो जाती है, मिसमैनेजमेंट चालू हो जाता है। क्योंकि मैंने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं कंपनी को, शुरू में ही मैंने बोला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं आपकी कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। यहाँ लिखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कहीं पे लिखा था कि कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो भाई जो मैनेज कर रहा है कंपनी को, अगर उन्होंने में क्या चालू हो गई, लड़ाई चालू हो गई, डिस्प्यूट चालू हो गए, तो उसका चैप्टर कौन सा फिर स्टार्ट हो जाता है, तुम्हारा मिसमैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। मैम ऑपरेशन होता है तब क्या होता है, ऑपरेशन शेयर होल्डर्स पे होता है, वो एक अलग चीज है। पर जब आपस में यही लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव बॉडी नहीं रहे, तो उसके लिए चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा मिसमैनेजमेंट, क्योंकि आपस में मिसमैनेजमेंट स्टार्ट हो गया है।
तो पहली ये दो डेफिनेशन समझ में आ गई, 2 + 34, 2 + 10। तो अब मैं पॉइंटर्स दे रही हूँ, तुमको पॉइंटर्स के आंसर लिखने हैं और मेरे को अभी देना है। आंसर लिखो इसके ऐसे कि नोट्स के फॉर्म में तुम लिखते जाओ, कि तुम्हारे नोट्स साथ में बिना देखे याद किए हुए बनने चाहिए। टाइम अलॉट कर दिया है मैंने, है ना, 10 मिनट्स में लिख के देना है।
मैम 5th क्वेश्चन क्या था? What kind of expenses can director claim? ये क्या? क्या था? 5th क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड। हो गया सार्थक? पीडीएफ भेज दो। गुंजन तुम्हारा भी हो गया तो भेज दो। वाई टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड देखो, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट क्यों करना है सार्थक? अकाउंटेबिलिटी के लिए, स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, और तीसरा क्या है? ब्रेन ऑफ द कंपनी। अब अपन ने क्या लिखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट एज अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ एजेंट ऑफ द कंपनी। देखो, तुम ही बताओ, तुम क्या लिख रहे हो? कलेक्टिव बॉडी है। मैं पूछ रही हूँ वाई टू अपॉइंट, तुम वाई नहीं बता रहे हो। तुम क्या बता रहे हो कि कलेक्टिव बॉडी है ये ऑफ एजेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के एजेंट की थोड़ी ना, एजेंट तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये एक्ट एज ए एजेंट करते हैं। गुंजन सुन रहे हो तुम भी? अभी देखो, पता है सार्थक तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है पर आंसर में कब कहाँ क्या लिखना है वो चीज अभी लैकिंग है। Then who can be the director? Only individual can be the director. Yes. And AOP partnership cannot be director. ठीक है। अब ये भी तो बताओ, डायरेक्टर इंडिविजुअल हो सकता है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। क्योंकि ये जो मैं बनवा रही हूँ ना, ये तुम्हारे नोट्स होंगे, तो तुमको इसको जरूर से कंप्लीट एक एक चीज लिखना है। तो यहाँ पे ये भी आएगा, चाहे रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, एज मैटर नहीं करती है। दिन जिसके पास होगा वही क्या हो सकता है? डायरेक्टर बन सकता है। देन सेक्शन 2 क्लॉज 34 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे मैंने ये कब बोला कि एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजेस इट्स अफेयर? मैंने बोला सेक्शन 2 क्लॉज 34 लिखो, तो वो लिखना था ना,
डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड, और फिर Appointed to मतलब बताना था कि मीन्स का मतलब क्या है, ये एग्जॉस्टिव होता है। फिर अपॉइंटेड के 3 पॉइंट्स क्या है, अपॉइंटेड के 3 पॉइंट्स कंसेंट चाहिए, रिजोल्यूशन चाहिए एंड अजम्पशन ऑफ द ऑफिस चाहिए। वो तीनों पॉइंट अभी यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे अ का मैंने बताया था, अ मतलब एवरी, तो ये चीजें तुमको लिखनी पड़ेगी। अभी याद है, बाद में याद नहीं रहेगी। और ऐसा हो तो तुम साथ साथ बुक में लिखते जाओ, इंस्टीट्यूट की Yes, बुक से कराती जाऊंगी और तुम लोग कहीं ना कहीं इसको नोट करते जाओ, ठीक है। yes ma'am. अ का तुमने नहीं लिखा कोई भी इंटरप्रिटेशन। कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्टर क्लेम कर सकता है, लीगल एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है तब जब वो एक्ट कर रहा है, एज एन एजेंट एक्ट करता है तो सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, ये सही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर कलेक्टिव बॉडी, तुम बार बार एजेंट क्यों लिख रहे हो, तुम समझो। एक जगह एजेंट गलत हो बहुत सारे लोग गया। हो सकते हैं, मैं भी किसी कंपनी की एजेंट हो सकती हूँ, लेकिन मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के एजेंट की तरह वर्क करते, वो एजेंट नहीं हो जाते। क्या ये बात समझ में आई सागर? तो ये भी Yes क्या ma'am. क्लॉज गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें कलेक्टिव और कलेक्टिव का मतलब बताना था कि आपस में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। आपस में डिस्प्यूट है तो वो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, मीनिंग बताया, वो सब तुम्हारे प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए। साथ तक तुमको राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत जरूरत लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें Yes क्या ma'am. करना है, सही करना है। फिर गुंजन भेज दिया। यस मैम। हाँ, अब ये आ गया बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्यों अपॉइंट करना है, तो लिखा है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट एज एन एजेंट, बाय में नहीं आया है तो तुम बता रहे हो कि एज एन एजेंट एक्ट करते हैं। हमको बाय में और क्या बोलना है, स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट। ये तो हम बता रहे कि उनकी पोजीशन कैसी होती है, एक एजेंट की तरह की पोजीशन। डायरेक्टर कौन हो सकता है, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर, यस। अब लॉ में ये यूज करना थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। एन इंडिविजुअल टू बी द डायरेक्टर, कैन नहीं यूज होता, कुड यूज नहीं होता, वुड यूज नहीं होता लॉ में, ठीक है गुंजन, ठीक है। फिर इट नहीं है, इट तो पता है थिंग के लिए यूज होता है। तुम डायरेक्ट लिखो, डायरेक्टर मे बी रेसिडेंट, डायरेक्टर में बी नॉन रेसिडेंट। तो ये इट विट ये सब लॉ में नहीं यूज होते जनरली, तो हम डायरेक्ट वर्ड्स लिखेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्टर में बी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, बट डायरेक्टर हैव कंपल्सरी डिड, डायरेक्टर हैव या डायरेक्टर टू हैव डिन, उसके पास होना ही चाहिए। और कंपल्सरी से अच्छा मैंडेटरी, लॉ में वर्ड यूज होता है मैंडेटरी। तो डायरेक्टर टू हैव मैंडेटरी डिन, ठीक है। बाकी तुमने एटलीस्ट कंटेंट पूरा सही कवर किया है। 234 देखो तुम्हारी गलती, सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 हो गया ये। मैंने बोला था ऐसा मत लिखना, स्पेसिफिकली तुम्हें लिखना पड़ेगा क्लॉज 34 सेक्शन 2, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये वही हो गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 34, हम लिखते हैं ना DTIDT में ऐसे ही लिखते हैं। तो ये तो सबसेक्शन हो गया, जबकि सबसेक्शन नहीं है, वो क्लॉज है, तो कंपल्सरी पूरा लिखना पड़ेगा। A director appoints in board of director, it means every director want to be in director compulsory appointed by board। ये क्या लिखा है गुंजन, तुम खुद अब पढ़ो उसको। A director appoints in board, it means every director wants to be in director compulsory appointed by board। तुम समझी, कुछ भी लैंग्वेज हो गई तो तुमको सिंपल क्या लिखना है 234 में। अ का मीनिंग एक पहले लिख लो, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड, डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। और फिर अ का मीनिंग, मीन्स का मीनिंग मुझे बताते जाओ कि मीन्स आने से क्या होगा, समझी गुंजन? अब ये सही है कि गलत, अब तुम ही बताओ। इसमें तो कलेक्टिव बॉडी आना चाहिए था। नहीं, ये
नहीं, ये तो गलत है। ये भी हो गया, सबसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, नहीं कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। और फिर बताओ अगर कलेक्टिव बॉडी का मतलब क्या है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन, आपस में ये भी डिस्प्यूट करते रहते तो मिसमैनेजमेंट का चैप्टर है। देन डायरेक्टर एक्ट एज एन एजेंट वाला, एज डायरेक्टर एक्ट एज एन एजेंट दे कैन क्लेम ओनली लीगल एक्सपेंस फ्रॉम द कंपनी। सिर्फ लीगल, वो सही है, उसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है। अब आर यू गेटिंग द ट्रू फैक्ट कि कितने सिंपल चीजें हैं। गुंजन सार्थक दोनों सुनो अभी, चीजें कितनी सिंपल है, बेस चल रहा है बिल्कुल। और अगर हम बेस नहीं लिख पा रहे तो तुम समझ लो 3 घंटे में हम क्या ही लिख के आते होंगे। मैंने कितनी बताई है ये, तो तुम 3 घंटे में भी वो गलतियां बहुत करते हो। इसलिए ये अपने अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट का किसी भी ये सीए कोर्स में रीजन ही ये है, लिखना कोई चेक नहीं कर रहा है। बच्चा क्या लिख के आ रहा है नहीं पता, उन्हें ये लगता है हाँ हाँ कर दी मतलब बच्चे को सब समझ में आ गया। पर तुम भी मानो, मैं भी मानती हूँ, मैं तो 100% मानती हूँ 3 घंटे में तुम्हें लिख के आना है और वही पास करवाएगा। तो फोकस ऑन योर राइटिंग स्किल्स, उस पर बहुत फोकस करो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी कॉपी पढ़ के देखो सिंपल बेस में कितनी गड़बड़े हुई। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट नीड राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। कल का टाइम तो अभी यही रखेंगे, फिर 2 दिन का टाइम होने के बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चलो ओके। इसको एक बार ढंग से नोट्स बना के रखना, ताकि सारे लॉजिक बताओ कहाँ पे अ का मतलब क्या है, डिस्प्यूट हुआ तो क्या है, ये अच्छे से लिखना। भले हिंदी में भी लिखो पर तुम्हें बाद में समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो ओके।